पाकिस्तान एक मैं कहूँगा बदकिस्मत मुल्क है और पाकिस्तानी बड़े खुशकिस्मत है। ये यूके में इन्वेस्ट करते हैं, दुबई में जाते हैं, फिर फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो जाता है। तो आईएमएफ भी यही बात कह रहे हैं। अखबारों में तो हेडलाइंस आई हैं कि पाकिस्तान में पता नहीं अरबों डॉलर की करप्शन हो गई है। तो मेरा ख्याल करप्शन दुरुस्त वर्ड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। सो इसको उतारने जैकेट को उतारनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत शर्ट आएगी। नहीं आती, आएगी? नहीं आती, नहीं आती। अभी आप मूव करेंगे देखें। बस नहीं आती यार। ये की बात तो आनी चाहिए, इसके पैसे पूरे नहीं होते फिर इस ट्रैक सूट के। आज करते हैं सर, कोई पॉडकास्ट कोई मारते हैं हाँ आज। जी, आज करते हैं। आप आए इजी है लेकिन आज मेरा आज हम बड़े अहम टॉपिक पे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। सो वंस अगेन वी आर विद मिस्टर साकिब बर्जीस, और आज की जो हंगामी है हमारा जो ये डिस्कशन पैनल है वो उसके ऊपर है जो रिसेंटली आईएमएफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने बताया है जनरली कि जनाब आपकी जो ग्रोथ है वो 2% है जीडीपी की, बट इट कैन ग्रो टू 5 to 6% अगर पाकिस्तान अपनी कुछ चीज़ें ठीक कर ले। और मैं भी जब सीखना चाहता हूँ कुछ इकोनॉमी के बारे में तो मैं साकिब भाई को जो है ना वो देता हूँ कि जी आप आएँ और हमें कुछ बताएं, और आई ऑलवेज कंसल्ट हिम। तो मैंने कहा आज अकेला नॉलेज लेने से बेहतर है कि दुनिया को भी नॉलेज दे दें और बताएं कि जी कि व्हाट इज़ दिस रिपोर्ट ऑल अबाउट, और इसको जो है कैसे पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस कर रही है और इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, और यानी बहुत सारी मेरा ख्याल है कि जो हमारी कमियां हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है प्रॉपर तरीके से। करप्शन के बारे में बातें की गई हैं, हाउ हाउ आवर इंस्टीट्यूट्स आर नॉट परफॉर्मिंग और क्या वजूहत हैं। तो साकिब, आई वांट यू टू गिव अस और ऑडियंस स्मॉल ब्रीफ कि ये रिपोर्ट है क्या और इसमें किन चीज़ों की निशानदेही की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने फिर मौका दिया। ये मौका देते रहेंगे हम आप परफेक्ट, ये अब परमानेंट हमारा मौका है। नहीं सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जो आपने रिपोर्ट के बारे में कहा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अ, अखबारों में तो हेडलाइंस आई हैं कि पाकिस्तान में पता नहीं अरबों डॉलर की करप्शन हो गई है। तो मेरा ख्याल करप्शन दुरुस्त वर्ड नहीं है। हम्म, इससे करप्शन का कोई लेन देन नहीं, ये इनकॉम्पिटेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही बातें पिछले कई सालों से हम कह रहे हैं। मुझे भी इन्होंने कंसल्ट किया था, कोई मेरे ख्याल 2-3 माह कबल एक आर्टिकल लिखा था, स्ट्रेटनिंग द स्पाइन ऑफ द स्टेट, हम्म, न्यूज़ में छपा था। उसमें मैंने लिखा था कि पाकिस्तान में 25 से 30 रेगुलेटर हैं, वो सरकारी इदारे, इनकी आपस में कोई इनके साथ राब्ता नहीं है। इनका आपस में कोई राब्ता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एससीसीपी जाते हैं, एससीसीपी का स्टेट बैंक से साथ कोई राब्ता नहीं। कंपनी की रजिस्ट्रेशन करानी है, स्टेट बैंक से क्लियरेंस लेनी है, एससीसीपी के पास कोई चीज़ नहीं है कि आपको वो स्टेट बैंक से क्लियरेंस ले दे या वो साइमल्टेनियसली मॉनिटर कर ले। ये हो गया। आप मोस्टली यहाँ ये भी कहते हैं कि आप बैंक अकाउंट खुलवाएं कंपनी खोलने से पहले, इस तरह की भी प्रैक्टिस है। तो एससीसीपी का एसबीआर से भी कोई लेन देन नहीं है, और एफबीआर का एससीसीपी से, और स्टेट बैंक का एफबीआर से भी कोई लेन देन नहीं है। फिर आपने चेक करना होता है कि किसी में बिल यूटिलिटी का कोई इससे डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। इस तरह ये वापडा है, लेस्को है, ओगरा है, ये डिफरेंट बॉडीज़ हैं पाकिस्तान में, पीटीए है, आपस में किसी का कोई राब्ता नहीं है, कोई डिपार्टमेंट दूसरे से इंटरलिंक नहीं है। हम्म, तो उसमें मैंने यही कहा था कि इंडिया ने जैन विश्वास एक्ट बनाया है, उन्होंने इन सारे इदारों को एक डैशबोर्ड पे ले आए हैं। आपने कोई काम करना है, आपको रियासत से अप्रूवल चाहिए, एक आपको मैक्सिमम 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते में अप्रूवल्स मिल जाती है। इतना लंबा डिले नहीं होता है 120 दिन की अप्रूवल या चक्कर काटते रहे। तो ये जो रवाबित होते हैं, ये इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपने कंज्यूमर को फैसिलिटेट करना है। इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी सामने आती है। तो रिपोर्ट ने पहले नंबर पे तो यही बात कही है कि किसी की आपस में कोई राब्ताकारी नहीं है, तो एक तो ये काम दुरुस्त करें, नंबर ठीक है। नंबर 2, पाकिस्तान एक मैं कहूँगा बदकिस्मत मुल्क है और पाकिस्तानी बड़े खुशकिस्मत है। अब आप सोचेंगे ये क्या बात है कि इस मुल्क में, मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े अमीर लोग हैं और प्रॉपर्टियां बनाते हैं यहाँ पे, सोसाइटियाँ भी बनाते हैं, और आजकल
बेसिक तरीका ये है कि अगर आप 8 अरब रुपए की ज़मीन लेंगे, 8 अरब तो बहुत ज़्यादा है, आप कुछ भी ना करें तो आप 32 अरब रुपया कमा सकते हैं 4 टाइम्स। हमने देखा पाकिस्तान में कराची में एक सोसाइटी बनाई गई, उसने 3200 अरब रुपए की सेल की। हुँ। लाहौर में डिफरेंट जगहों में ये सोसाइटीज़ बनी है। अब तो कई सोसाइटीज़ वाले ऐसे थे वो पीआईए भी खरीद रहे थे प्लॉटों के एक्सचेंज में। पाकिस्तान से ये 30, 40, 50 अरब डॉलर बनाते हैं। इनके घर में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जहाँ ये इन्वेस्ट करें। ये यूके में इन्वेस्ट करते हैं, दुबई में जाते हैं, फिर फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो जाता है। तो आईएमएफ भी यही बात कह रहा है कि आप लोग अमीर हो गए हैं अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से, आपकी हर चीज़ लिंक्ड है गवर्नेंस से। आप गवर्नेंस की दुरुस्तगी करें, आपकी करप्शन भी दुरुस्त हो जाएगी, आपकी चीज़ें भी ज़िद्दी। तो ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग्स व्हिच दे हैव हाइलाइटेड। इसी की वजह से है, क्योंकि जब आपकी गवर्नेंस दुरुस्त नहीं, देखे ना आपने अभी खुद ही कहा, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि ग्रोथ 2% है, तो ग्रोथ 5% हो जाएगी, 6% हो जाएगी। बेसिक क्रक्स ये है कि जी कि अगर सिर्फ हम अपनी गवर्नेंस, सिस्टम्स, चीज़ें ठीक कर लें, तो हम 2% से 6% पे जा सकते हैं, यानी 200% मोर ग्रोथ हमारी एक्सपेक्टेड है। अगर हम सिर्फ सिस्टम को ठीक कर लें, बाकी कोई चीज़ें ठीक नहीं, हो। आप दुरुस्त कह रहे हैं, 2% से 5% ये तो बहुत कंजर्वेटिव है। पाकिस्तान 2% से 12% पे जा सकता है। क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश को आप देख लें, इंडिया 8 पे है। तो ये तरक्की पजीर मुल्क हैं, लेबर सस्ती है, रिसोर्सेज अभी हैं, उस तरह एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हुई, कई चीज़ें हैं यहाँ पे, इतने कवानीन नहीं है। लेकिन ये दुरुस्तगी करने वाली चीज़ें हैं, आपको मतलब ये बदकिस्मती की बात है, आईएमएफ कह रहा है अपना घर सीधा कर लो। हमारे सामने दुबई जो था वो रेत का मैदान था। अभी आपके साथ अंदर जब हम डिस्कस कर रहे थे कि रवांडा में जीनोसाइड हुई, बुरुंडी में, रवांडा में, उन्होंने तनी 1.5 लाख बंदा 15 दिन में मार दिया। अब वहाँ पे इतना अमन हुआ है कि पाकिस्तान का यहाँ से सिविल सर्वेंट्स का वफद वहाँ गया है गवर्नर सीखने। अच्छा, ये वक़्त आ गया। हमारे जी जी, और वहाँ पे ये पिछले दिनों गए हैं और सीख के आए हैं, और वहाँ पे अमन व अमान इतना अच्छा है। इनसे छोड़ लें आप, इथोपिया में लोग चूहे खाते थे। इस टाइम इथोपिया की एयरलाइन ने 3 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर मुनाफा कमाया साल का, 190 जहाज बन गए। इथोपिया किसी चीज़ में आप गिनते नहीं थे। ठीक है। तो अब आप ही बताएं कि ये जो खित्ते में आप खुद बहुत ट्रैवल करते हैं, खित्ते में कितने लोग हैं, जो कितने ममालिक हैं जो बहुत तरक्की याफ्ता है, वो क्या थे? तो उसकी वजह तो साफ सामने ज़ाहिर है ना कि ये एक इनकॉम्पिटेंस है जिसको, जो पाकिस्तान में सराहियत कर चुकी है टीएनए लेकिन की वो तरह। उसमें तो ये भी तो बता रहे हैं ना कि जी कि बेसिकली जो हमारा इशू है वो ये है कि कुछ एलीट अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज़ कर रही है सिस्टम को, निज़ाम को, गवर्नेंस को, इदारों को, और उसकी वजह से जो है ऑफ कोर्स और वो जो आपने बात की कि वो फिर एलीट वो पैसा पाकिस्तान में रखती भी नहीं है, वो बाहर ले जाती है, दो राइट? दो 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 तीन चीज़ें हैं कैप्टन साहब। आप कारोबारी आदमी हैं, आपको पता है कि मैंने ये फ्लैट कितनी जल्दी रियल एस्टेट के अंदर मैं इनको सेल कर सकता हूँ, इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता हूँ, या मैं ये प्रोजेक्ट करूँ ये कितनी जल्दी, आपको बहुत पता है इस बात का। इसी तरह इन लोगों को भी बहुत पता है जिन्हें इक़्तिदार का नशा है, जो किसी कीमत पे इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते, जो हर वक्त जो है अपनी आप को वो पावर में, ताकत में लेना चाहते हैं, एग्जेम्पशंस लेना चाहते हैं, एक्सेप्शंस लेना चाहते हैं, इम्यूनिटीज़ लेना चाहते हैं, मुल्क के अंदर बार बार अपने आप को बड़े ओहदों पे बड़ा जमान। वजह क्या है कि आपने अपने आप को, अगर मुल्क के अवाम की खिदमत कर दी है, दुनिया में कितने ममालिक हैं, वहाँ आइनी अमेंडमेंट भी जो होती हैं वो लोगों के लिए होती हैं कि हमने कौन सी चीज़ों को फैसिलिटेट करना है। मुल्क में 55 रुपये से चीनी 200 रुपये पे चली गई है, कोई आइनी अमेंडमेंट आई है? मुल्क में आटा कहाँ चला गया है? काश्तकार की क्या हालत है इस टाइम? मिडल मैन कितना ताकतवर हो गया है? पूरा मुल्क ब्रोकरिंग में लग गया है। वो देखें कि रिटेल में भी उतना ही प्रॉफिट है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी उतना, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो मिडल मैन ले रहा है। तो ये आईएमएफ ने जो कहा है उसने दुरुस्त कहा है, और ये उन्होंने तो इसकी डिटेल दी है कि आप हम जितना, वही सुनना चाहते हैं, मतलब क्या डिटेल्स आप एग्ज़ैक्टली थोड़ा-सा। सारे डिटेल दी है कि जो आपकी नेशनल दौलत है वो कंसंट्रेटेड है, और वो एक तो जो नीचे वाले 50% उन पे तो पहुंचती नहीं है, और जो टॉप के जो लोग हैं वो 30% दौलत, 9% लोग जो है वो एन्जॉय कर। उसके एंजॉय। अच्छा, यही स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें ना, तो ये 2017-18 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी हाउसिंग सेक्टर को लेके। उसके अंदर भी यही बात थी कि आपका जो टॉप का 1% है दैट इज़ ओनिंग 9% ऑफ द लैंड, और मतलब है कि जी के उसके पास एक्स्ट्रा है, एंड दैट इज़ वो किसी भी तरह से आप जो हम कहते हैं ना कि जी हाउसिंग की शॉर्टेज है, वो नहीं है। तो सिमिलरली वो भी तो एक वेल्थ का ही एक मेयार है ना जी, रियल एस्टेट भी। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी सिमिलर कि नीचे वाले बंदे को तो पैसा पहुँच ही नहीं रहा, और उसका कैप्टन साहब एक और चीज़ है ना, देखें, आप लोग अवाम मुंतखब करते हैं, या आप सरकारी सर्विस में भर्ती होते हैं,
आप किस काम के लिए भर्ती हो रहे हैं? आप ये क्यों करना चाह रहे हैं? एक्चुअल मसला तो गवर्नेंस ही है ना इस मुल्क का, और तो कोई मसला नहीं है। लेकिन सही भाई बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे बात बताइए, लोग अगर इतने अक्लमंद हैं, मैं हमेशा अपने आप से एक सवाल करता हूँ और मुझे इसका जवाब नहीं कभी मिलता, और एज़ एन इकोनॉमिस्ट आई वांट टू आस्क यू कि क्या इन लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि अगर पाकिस्तान में आम बंदा कमाएगा, लेट्स सपोज़ रियल एस्टेट को से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अगर एक आम बंदे की मैसेज की ये कैपेसिटी बन जाए कि वो रियल एस्टेट खरीद सकें, अपना घर खरीद सकें। सो एक्चुअली योर इकोनॉमी विल फ्लरिश मोर एंड यू विल मेक मोर मनी, राइट? आप और अगर आप गरीब से पैसा खींच लेंगे, क्योंकि देखिए अमीर आदमी जो है वो बेसिकली प्रोड्यूसर है, गरीब आदमी कंज्यूमर है। अगर आप कंज्यूमर खत्म कर देंगे तो प्रोड्यूसर की मार्केट तो खत्म होगी। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसे अंग्रेज़ी में मतलब जिस तरह कह सकते हैं, यू विल नेवर गेट द राइट आंसर बाय आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले तो हमें इस मुल्क के साथ मुखलिस होना है। अगर हमने इस मुल्क में रहना है, इसका पास अब मैं कह रहा हूँ ना भी मुखलिस हो, अपने साथ ही मुखलिस रहें। अपने साथ तो बाद में देखिए ना, अगर आप बिज़नेसमैन भी हैं, तो मुखलिस होना अपने साथ भी मुखलिस नहीं है। हाँ, आप ये देखें ना कि अगर इतनी बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी चीज़ उठा लें, आपके साथ ही इंडिया है, उनसे आपका फ़र्क ही बेतहाशा हो गया है। करेंसी को भी आप कर लें सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में इस टाइम खाद की बोरी 243 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ की है। पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो 650-700 रुपया बनता है। अब पाकिस्तान में खाद की बोरी 5,200 रुपये की है। हम इस पे गैस के ज़रिए सब्सिडाइज़ भी करते हैं, तकरीबन 8 अरब डॉलर। मतलब मोस्टली अभी लास्ट ईयर का था कि 38 अरब डॉलर इस मुल्क में हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं और 18 अरब डॉलर की हम सब्सिडी दे देते हैं। तो आप किस तरह ये मुल्क चला सकते हैं? कितनी दफ़ा झूठ बोलेंगे? हाँ, लेकिन मैं जो एक बात समझना चाह रहा हूँ ना कॉन्सेप्चुअली, मेरे ख्याल में तो इंडियंस ये बात समझ गए कि इवन वो अगर पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो उसके 2 रास्ते हैं, या तो आप चोरी करिए, जो हमारे मुल्क में ज़्यादा हो रहा है, या ये है कि इसके इकोनॉमी ठीक करके भी ज़्यादा पैसा कमा बिज़नेसमैन ज़्यादा पैसा कमाएगा पाकिस्तान में। या जो ज़मीनें बेच रहे हैं, रियल एस्टेट बेच रहे हैं, आपके ख्याल में अगर इकोनॉमी ठीक होती है तो वो ज़्यादा पैसा नहीं कमाएँगे? आप दुरुस्त कह रहे हैं। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ से बाहर निकलना चाहिए कि रियल एस्टेट वाले जो है ना, ये लोग चोर नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो रियल एस्टेट है, इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जो इस टाइम बीमारी है, वो ये है कि आपके पास पैसा है और आप चोर हैं। आपने पैसा कमा लिया है, आप चोर हैं। ये एक तो माइंडसेट, पैसा कमाना इस मुल्क में जुर्म नहीं होना चाहिए, जो कि इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जुर्म बन गया। बाकी किसी मुल्क में पैसा बनाना गए नहीं। वो इस वजह से बन गया ना हकी भाई कि चूँकि अपॉर्च्युनिटीज़ रियल अपॉर्च्युनिटी ज़रा कम है और लोगों को ये लगता है, वो लोगों के पास पैसा देखते हैं, कुछ चीज़ देखते हैं तो वो समझते हैं कि यार इसने तो गई आराम से कमाया होगा, क्योंकि हमने एजुकेट नहीं किया ना कि पैसा बनाया है उसने, हमने पैसे को ही बुरा बना दिया। हरकत रखे नहीं, आपके बहुत अच्छे एनालॉजी कि हम पे पैसा कोई बुरा बना दिया, तो वो हम जिसका पैसा नहीं है वो कहना मैं तो इस तरह ही अच्छा हूँ ना, यानी हमारे को मोटिवेशन नहीं है कि पैसा कमाना है, बिज़नेस करना है। और बाहर जो अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे वो लोगों को इन्फ्लुएंस करें कि पैसा कमाओ, बिज़नेसेस करो। आप छोटी सी एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल, इस मुल्क का बेड़ा गर्क ये किस तरह करते हैं। ये आपके इस कमरे में भी बिजली के स्विच होंगे, सॉकेट्स होंगे। पाकिस्तान में आपने स्विच लेना है तो आप कोई भी स्विच 20-25 रुपए में ले सकते हैं, उसके आगे फिर एक्सटेंशन लगती है। जो हम अक्सर लैपटॉप को, मोबाइल फ़ोन को ये आगे स्विच लगाते हैं। मैं बॉस्टन गया पिछले दिनों, मुझे स्विच चाहिए था, यूएस का स्विच नहीं लेके गया। मैंने आधा बॉस्टन फिरा, मुझे नहीं मिला। अच्छा, जहाँ वो स्विच मिले, वो कम अडॉप्टर जो है, ट्रैवल अडॉप्टर, वो $100 $50 का। और मैं सोचूं यार, ये एक आध डॉलर ले लो मेरे से, ये क्या काम शुरू किया हुआ है, $50 $100। दे मेक इट इम्पॉसिबल। एंड में मैंने एक टूरिस्ट शॉप से वो $15 का लिया स्विच, मोबाइल चार्ज करने का। मेरे पास वो यूके वाले स्विच थे, अब जो 3 पिन्स वाले होते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप इस मुल्क में, सऊदीया ने भी ये कर लिया, दुबई ने भी ये कर लिया, आपको किसने मना किया है कि आप मुल्क के अंदर ऐसी इम्पोर्ट स्विच की बंद ना कर सकें, या एक यूनिवर्सल मॉडल दे दें कि जी इस मॉडल पे आप इधर लेके आ सकते हैं स्विच। दूसरे आप नहीं ले, आप उसको फैंसी बनाना चाहते हैं, आप गोल्ड का बनाना चाहते हैं, आप पत्थर कौन सा डायमंड का बनाना चाहते हैं, आप केसिंग पे प्लेट, जो करना चाहते हैं कर रहे हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ये होना चाहिए, नहीं है। तो आप, आईएमएफ की रिपोर्ट ये कहती है कि आपने बजट पेश किया एक दफ़ा, पास कराया एक दफ़ा, आपने 168 एसआरओ दिए हैं। आपको क्या तकलीफ? ये 2000 अभी 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 तो आपको 25 के बाद, जी अभी अभी
आपको क्या तकलीफ थी 168 एसआरओ निकालने की? आप कौन होते हैं एसआरओ निकालने वाले? और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आप पार्लियामेंट से प्रूव भी ना करवाएं। वैसे इसमें कुछ आईएमएफ ने अपने ऊपर भी तहकीद की है, क्योंकि देखें आईएमएफ कहता है ये टैक्स आप लें, और आपके इस वक्त पाकिस्तान जो जिस टैक्स ब्रैकेट में चल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान के बिजनेसमैन के साथ, और जो जो नेचुरली बिजनेस करना चाहता है, जो टैक्स पेयर है, ठीक है, क्योंकि आप अपना कैनवस तो नहीं बढ़ा रहे, लेकिन आप जिन लोगों से जहाँ जो जितना तेल निकाल सकते हैं ना, आप कह रहे हैं इसको हम निचोड़ लें और इससे तेल हम निकाल लें, उससे मेरे ख्याल के अंदर तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। बिकॉज जो लोग पहले टैक्स देते भी थे, वो भी अब कह रहे हैं कि यार ये नाजायज़ है, ये नहीं हम देना चाहते। अब ये भी कोई चीज़ उस रिपोर्ट के अंदर, मतलब मैंने सुनी है कि जनाब भाई, मैंने अब तक पढ़ी नहीं है, अभी भी। अब मुझे अभी सही फिगर्स नहीं पता, लेकिन जेमी डायमंड है, मैरिल लिंच अब नाम बदल गया है, बैंक ऑफ ये पता नहीं मॉर्गन स्टैनली है, जेबी मॉर्गन, ऐसा चेज मॉर्गन का नाम है अमेरिकन बैंक का, वो उसके हेड है और बहुत अच्छे इंसान है। उनका बैंक एक दिन में गालिबन 1.4 ट्रिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन करता है, जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, दुनिया, अमेरिका, आई थिंक 14 ट्रिलियन है, मैं शायद गलत हूँ। बड़े बड़े नंबर है। आपको आईएमएफ नहीं कह रहा कुछ कि आप ये करें या ना करें, आप आईएमएफ के पास खुद गए हमें पैसे दें। आईएमएफ ने आपको जो किस्त दे रहा है 1.5-2 अरब डॉलर की, उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन दुनिया इसलिए आपको फिर पैसे देना शुरू करती है कि आईएमएफ कहता है आप ये इस्लाहात करें। फॉर एग्जाम्पल आप खुद क्यों नहीं करते? अब आईएमएफ कह रहा है, हम पिछले कितने सालों से कह रहे हैं, यूके में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे एक्सचेकर ट्रेजरी अलग-अलग है। अब उसने कहा, इसने कहा यार टैक्स इकट्ठे करने वाले अलग करो, टैक्स पॉलिसी बनाने वाला अलग करो। अब आपके दोनों इकट्ठे हैं, अब मैं टैक्स पॉलिसी बना रहा हूँ, मेरा टैक्स कलेक्शन से लेन देन क्या है? मैं टैक्स पॉलिसी जब बनाऊंगा तो मैं इकोनॉमिक ग्रोथ को देखूंगा, मैं लोगों को फैसिलिटेट करूंगा, मैं ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा कि लोगों के लिए फ़ायदा हो, टैक्स पॉलिसी का ग्रोथ ओरिएंटेड हो, या जो फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन हो। मैंने कोई तो टारगेट अचीव करना है ना। अब जब मैं इसको पॉलिसी बनाने वाला भी मैं ही हूँ, कलेक्शन वाला भी मैं ही हूँ, जब मेरे से कलेक्शन नहीं होगी मैं पॉलिसी को टिंकल करूंगा, जब मेरे से कलेक्शन हो जाएगी मैं पॉलिसी को और ज़्यादा तेज़ कर दूंगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ये इस्लाहात हैं। आपको किसने रोका है ना करें? अच्छा, सऊदीया में भी है ये, दुबई में भी है ये, जहाँ बादशाह आते हैं वहाँ भी है, अमेरिका में भी है, दुनिया में हर जगह है। आप क्यों नहीं करते? एक बंदा वज़ीर ख़ज़ाना है, वो सारा ये काम कर रहा है। एक बंदा वज़ीर दाखिला है, उसके नीचे 28 डिपार्टमेंट है। इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल आप 28 डिपार्टमेंट को आप एड्रेस कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, स्टेट बैंक है, एफबीआर है, इसके अलावा कई डिपार्टमेंट हैं आप रेगुलेट कर रहे हैं, आपके अंदर हैं, आपके नीचे हैं, आपके पास इतना टाइम है? अच्छा, लेकिन हमें बाय बैठ के ये लगता है कि सब आसान है। आप चूंकि कुछ हद तक कभी नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आप थोड़ा सा गवर्नमेंट के भी आपको पता चलता रहता खबरों का, तो इज इट रियली वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दीज थिंग्स, या हमारे अंदर विल ही नहीं है चेंज पर? नहीं, ये बहुत आसान है। पाकिस्तान के अंदर बहुत आसान है। पाकिस्तान तो छोटी सी इकोनॉमी है, बाहर हम काम करते, जैसे करना ही नहीं चाह रहे। नहीं नहीं, ये भी बाहर हम काम करते थे। फॉर एग्जांपल 25-30 ज्यूरिसडिक्शन में काम कर रहे थे, 35-40 एक कंपनी के एवेन्यू खुले होते थे। ये ऑयल लिए, ऑयल के अगेंस्ट हमने पता नहीं क्या सीडीएम पे बोरो कर ली, उधर से वहाँ से हमने हेज करके कुछ और ले लिया, वहाँ से सीडीओ में चले गए, एबीएस सारी चीज़ों में। इधर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, इधर तो आप 4-5 छोटी सी इकोनॉमी, 14 तो बैंक है इस मुल्क के अंदर, आप क्या कर सकते हैं? और बैंक भी जो है वो सरकार को 80% पैसे सरकार को सूद दे देते हैं कमा के, ये आप ले जी, हम आपको ही डेट दे रहे हैं, हम आपको ही सर सकूक में और सरप्लस डेट में, इन चीज़ों में हम सरकार को ही पैसे देते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये चाहते भी हैं एड्रेस करें, ये नहीं कि गवर्नमेंट नहीं चाहती। जिन लोगों के साथ ने एड्रेस करना है वो सारे मोस्टली इनकॉम्पिटेंट, और वो रेजिस्ट करते हैं स्टेटस को कि हमने इस चीज़ को रेजिस्ट करना है, क्योंकि अगर हमने किया तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार करने का कहा 2008-9-10 में, रिपोर्ट तैयार की पाकिस्तान की एक लीडिंग फर्म ने। उन्होंने कहा जी पंजाब गवर्नमेंट को हम किस तरह एड्रेस करेंगे।
इनके अंदर इस्लाहात किस तरह करेंगे। तो उसके अंदर उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट में से 2-3 डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए। उनमें जो एक डिपार्टमेंट था वो एक्साइज़ का डिपार्टमेंट था। अब उस पूरी मीटिंग में जो एक्साइज़ के सेक्रेटरी थे उस दौर में, उन्होंने इतनी चीखें मारी कि उन्होंने वो मीटिंग ही नहीं होने दी और एंड में उन्होंने कहा यार हम पंजाब पूरी के इस्लाहात पे बात कर रहे हैं, एक ही एक्साइज़ डिपार्टमेंट चला गया। उनका नहीं, इसके अलावा तो मतलब हाँ, हमारा तो मसाइल ही जो है वो ख़त्म हो जाएँगे। तो रेज़िस्टेंस बहुत है स्टेटस क्वो की, गवर्नमेंट चाहते हुए भी नहीं कर सकती। इसके अंदर जो एक बड़ी मज़े की चीज़ मैं पढ़ा था कि लैंड, ये जो प्लॉट्स और फाइल्स वाला सेक्टर है, इसको बड़ा हाईलाइट किया गया कि दिस इज़ एन एलीट कैप्चर। इसके ऊपर जो है प्रेफरेंशियल आप टैक्स एमनेस्टीज़ दे देते हैं, चीज़ें कर देते हैं, या ये जो हम सारी चीज़ें करें उसके ऊपर भी बड़ा मेजर पॉइंट जो है वो रेज़ किया गया है। मतलब ये रीज़नेबल लॉजिकल है, क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बार-बार पॉइंट में साकिब इसलिए बताता हूँ कि लोगों के अंदर आज भी पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर है, मेरा आपसे सवाल है और मैं इसको एड्रेस भी करना चाहता हूँ, व्हाट योर ओपिनियन ऑन दिस, कि भाई अपनी ज़मीन, अपना सर, अपना असर। अब मैं उनको कहता हूँ कि अगर यही आपको शौक है तो फिर एग्रीकल्चर लैंड ले लें, बट डोंट बाय स्टूपिड प्लॉट्स और फाइल्स, राइट? ये हमने पहले भी डिस्कस की। अब आईएमएफ ही ये बात कर रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि जी कि अगर कोई बंदा आज की तारीख में ये सोच रहा था कि जी कुछ अरसे में कोई टैक्स एमनेस्टी आ जाएगी, या कोई रियल एस्टेट के ऊपर, लैंड के ऊपर कुछ ये आएगी और उससे प्लॉट और फाइल्स का सेक्टर, ये मेरा ख्याल है इस रिपोर्ट ने तो इस बात के ऊपर स्टैंप लगा दिया कि आईएमएफ या इनको अभी कुछ नहीं करने देगा, इस तरह की कोई हरकत नहीं करने देगा, क्योंकि वो तो इसके ऊपर स्पेसिफिकली बड़ा स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर। जो आप कह रहे हैं ना, अ, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मैकेंजी से हमने रिपोर्ट बनवाई थी तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने साफ हमें कहा कि यार क्या ज़रूरत थी मैकेंजी से रिपोर्ट बनाने की, पाकिस्तान में तुम्हारे पास बंदे नहीं है रिपोर्ट बनाने के। हमारी रियल एस्टेट है, हमने पिछले 20-30 साल से लोगों को इस नशे पे लगाया हुआ है। अभी एक इंडस्ट्री का रुतबा लेती है, नहीं लेती, बन गई है, नहीं बन गई, ट्रांजैक्शन हो रही हैं। अगर तो आप काबिल निज़ाम में हैं, हम काबिल लोग हैं, तो हमें इसे रेगुलेट करके इससे पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटी है और मैं फ्री मार्केट, कैपिटल मार्केट पे बिलीव करता हूँ। लोग अगर सुबह सोचें कि हमने ये चीज़ें बेचनी है, आप उनको डिक्टेट नहीं कर सकते तुम ये ना बेचो। फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट करें, आपके पास इसके अलावा क्या है? बड़ी बातें करेंगे, टूरिज्म है, इसके अलावा आपके पास क्या है? हाँ, ज़मीन में बड़े हमारे पास मिनरल है, उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए पैसे हैं। हम बड़े ज़रई मुल्क हैं, अब हमारा ख़ानदानी स्ट्रक्चर ये है। रियल एस्टेट को भी तो डिफाइन करें ना, आई मीन डू यू थिंक लैंड को उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट किया? देखें ये जो उन्होंने हाईलाइट किया ना कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर और इनकॉम्पिटेंस और करप्शन, ये उसी में आता है। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिसी नहीं बनाई लाहौर में, लाहौर बेहंगम तरीके की तरह फैल गया। कहाँ रावी था, मतलब जब मुग़ल आए थे तो दरिया के किनारे किला बनता था, किला बना रावी की, बस ये सारी आप देख लें, रंजीत सिंह की ये सारी चीज़ों में जब आप मुल्क की हिस्ट्री पढ़ें मुग़ल्स की, आपको पता चलता है। अब रावी तो गंदा नाला बन गया, जब इमरान खान साहब ने भी कहा, और उसके बाद फिर आपने रूडा भी बना दिया, और फिर उससे बाद आपकी यहाँ से रायवन तक सल्तनत चली गई और इधर से सल्तनत चली गई पंजाब गवर्नमेंट की। ये जो नया आया ईस्टर्न बाईपास पे भी वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, कोई नया सिटी बन रहा है। तो जब आप कोई मास्टर प्लान नहीं करेंगे, कोई कॉम्पिटेंस तरीके से किसी, मतलब इसको आप मैपिंग नहीं करेंगे, तो ये तो फिर इनकॉम्पिटेंस की चीज़ें हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर एलडीए कहता है कि 160 कनाल से नीचे सोसाइटी नहीं बना सकते, तो लोगों ने 2-2 एकड़ के अंदर छोटे-छोटे प्लाट काट के बेच दिए, तो 160 कनाल तो ना हुआ। तो ये तो इनकॉम्पिटेंस की चीज़ें हैं। इसमें प्लॉट वालों को, लोगों को आप मुअज़्ज़ज़ इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, जो लोगों के पास हेल्थ ऑफ अफेयर्स पे हैं या गवर्नेंस में एंगेज्ड हैं। पॉलिसी ले आएँ, रेगुलेट कर दें, क्या मुश्किल क्या है रेगुलेट करने में? पॉलिसी यही आईएमएफ कह रहा है तुम्हारा एक डिपार्टमेंट दूसरे के साथ नहीं है। आप खुद बताएं, एलडीए में आपने सुबह बिल्डिंग बनानी हो तो आपको कितनी अप्रूवल लेनी पड़ती है? ये वासा आ गया है, ये गटर वाले आ गए हैं, ये टीपा वाले आ गए हैं, ये ट्रैफिक वाले आ गए हैं, ये फायर वाले आ गए हैं, ये सिविल डिफेंस वाले आ गए हैं। ये वन विंडो 25-26 विंडो में जाके आपको अपना समझ आ जाती है मेरे साथ हुआ क्या है। बस इसके ऊपर भी कुछ है ना कि प्रोक्योरमेंट के ऊपर उन्होंने कहा जी, उन्होंने ये जो बातें की है ना कि एक तो राब्ताकारी नहीं, दूसरा प्रोक्योरमेंट में उन्होंने कहा यार कि आपके जो, ये हम भी शुरू से यही कह रहे हैं कि आपके जो बड़े-बड़े सरकारी इदारे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नेमली एफडब्ल्यूओ है, एनएलसी है, और भी इदारे हैं, जिन्हें सरकार कहती है, बल्कि एसआरओ, जिस तरह ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू हमें कि आपने 1 अरब रुपए से ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है। तो उन्होंने कहा यार खुदा के लिए, हम तो दुनिया में हो गया ई प्रोक्योरमेंट कि आप टेंडर ऑनलाइन करते हैं, अब खोलो, कॉम्पिटेंस होना चाहिए। आपके मुल्क में बाहर से कोई बंदा ही नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा?
आपने स्टेट ऑन एंटरप्राइज बनाई है, उन्हीं को ठेके करवा रहे हैं, ठेकेदारियाँ कर रहे हैं। तो इसके अंदर तो 100 रुपए की चीज़ जो है वो 500 रुपए में बना रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही PC1 बनाते हैं, ना इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी है ना कोई चीज़ है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि इनको इन इन आप मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ, सबको मौका दें, प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दें कि वो भी कोई ठेका कर ले। आप फॉरेन कंपनी भी आ जाएगी, अभी चाइनीज़ ने बनाई है मोटरवे, ये कोरियन ने मोटरवे बनाई है, चाइनीज़ वहाँ खंजराब के पास ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो बाहर से आने दें लोगों को। पाकिस्तान का एक ही मसला है, गवर्नेंस। आप दुरुस्त करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आपकी हर चीज़ गवर्नेंस से मुंसलिक है। आप करप्शन मैनेज करना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने आपने इसमें एक बात मिस कर गए। उन्होंने कहा जी आप नैब को और FIA को और ये जो आपकी बॉडीज़ हैं जो विच हंटिंग करते हैं, पॉलिटिक्स इन्हें डीपॉलिटिसाइज़ करें। इनका एक तरीकाकार इख्तियार करें और इसके ज़रिए लोगों को अपॉइंट करें जो इस मुल्क में करप्शन को, एंटी करप्शन बॉडीज़ को एड्रेस करें। आप विच हंटिंग ना करें, ये उन्होंने लिखा है। लेकिन वो ठीक है, अब आप तो सिस्टम उस पे नहीं, आप देखें जब 18th अमेंडमेंट आई थी तो उसमें लिखा गया था, पाकिस्तान में चूँकि हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हैं। 18 अमेंडमेंट में लिखा था कि जी आप प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मिल के तय करेंगे कि किसे चेयरमैन नैब लगाना है। प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन मिल के तय करेंगे कि किसने इलेक्शन कमीशन लगाना है। प्राइम मिनिस्टर इस तरह की तकर्रियाँ सिस्टम्स तो एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। नहीं किए ना। अब आपने नहीं सर, आपने ये किया ना 2018 में ही, ये 10-11 में 18वीं तरमीम हुई 2011 में। अब तीसरी पार्टी आ गई मार्केट के अंदर। जब तीसरी पार्टी आई, अब फॉर एग्ज़ाम्पल लीडर ऑफ अपोज़िशन ही नहीं है और लीडर ऑफ अपोज़िशन कौमी असम्बली में आना ही नहीं चाहता, तो जो इलेक्शन कमीशन की तकर्री है वो नहीं हो रही। इसी तरह नैब की तकर्री नहीं हो रही, तो तकर्रियाँ रुक गई। अब आपने ये तो नहीं सोचा था कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बायकॉट कर देगा तो आप काम किस तरह चलाएँगे आगे। पाकिस्तान के आइन में अभी भी कई खामियाँ हैं, लेकिन आप इनको दुरुस्त कर सकते हैं, इन चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं और ये तब भी होंगी जब अवाम की सुनवाई होगी, आप लोगों की खिदमत करेंगे और आप गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस पे यकीन रखेंगे। पहले आपको ये करना है। अगर आप गुड गवर्नेंस पे आपका यकीन ही नहीं है, आप सब ये कहते हैं तुम्हारा उससे ताल्लुक है, तुम्हारा उससे ताल्लुक है, अपना उससे बड़े से ताल्लुक बनाओ, फिर तुम इक़्तिदार में आओगे, फिर तुम पावर में आओगे। तो जब आपने सोच ही ये गलत कर दी है, तो आप ऐसी सोच पे क्या बुनियाद पे इमारत खड़ी करेंगे? देखिए ना, इसके अंदर कुछ कुछ एक मेजर चीज़ है जो मैं समझ रहा हूँ कि जिसके व्हिच कैन एक्चुअली चेंज व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन द पर्सनल मार्केट राइट नाउ। और वो ये है कि ये अगले इन्होंने कोई 15 महीनों का एक कहा भी है कि जी पाकिस्तान में ये चीज़ें डिजिटलाइज़ करें। जिसमें इवन लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज़ेशन भी शामिल है, कंपनी फॉर्मूलेशन की डिजिटलाइज़ेशन शामिल है। तो ये कुछ सारी जो चीज़ें हैं, मेरे ख़्याल में कि जनाब असल हम बात देखें है कि साहब, ये सॉरी मैं आपकी यहाँ बात कट करता हूँ। अब ये कहते हैं पाकिस्तानी जो कौम है ना, ये हुक्मरान भी जो हैं, जो लोग हैं, ये हर चीज़ को ना दूसरी तरह सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड रिकॉर्ड तो डिजिटाइज़ हो चुका है। जिस तरह मैंने आपकी कहा नहीं, नहीं देखें, लैंड रिकॉर्ड पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये लैंड रिकॉर्ड की नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई ज़मीन है, आपको पता है कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। 1 मिनट में आप बता देंगे। पंजाब में तो इतनी बड़ी ज़मीनें नहीं रह गई जब ख़ानदानी विरासत में तकसीम होती हैं। प्रॉब्लम क्या है? जो ये सही तरह नहीं एड्रेस कर रहा। प्रॉब्लम ये है कि मुल्क में एक लैंड रजिस्ट्री बनाओ, जिस तरह दुबई में, जिस तरह यूके में एक शिक्षा। अब वो लैंड रजिस्ट्री क्या करे कि साकिब ने घर उसका DHA में है, उसने बेचना है, तो वो लैंड रजिस्ट्री से कंक्लूड करें। अब पाकिस्तान में हमारे पास लाहौर में क्या है, लैंड रजिस्ट्री एक होनी चाहिए। अब लैंड रजिस्ट्री में क्या है कि अभी हम घर मेरा DHA में है, तो DHA से देख रहा है। आपका मॉडल टाउन में आपका लेट्स सपोज लेक सिटी में लेक सिटी देख रहा है, बहरिया टाउन में बहरिया टाउन देख रहा है। इस तरह CDA में है, CDA देख रहा है, इस्लामाबाद में LDA में है, LDA देख रहा है। अब ये कौन लोग हैं जो देख रहे हैं? मतलब फॉर एग्जांपल पिछले साल 1600 अरब रुपए की पंजाब में 6 लाख प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हुई है, खरीदी गई हैं, बेची गई हैं। ये आप देख लें, 2 लाख गाड़ियां बिकती हैं साल में। ये 16 जो 6 लाख प्रॉपर्टियां बिकी हैं, काम तो वही उन्हीं लोगों ने लेना है, या जो थोड़े से कम ले लें लेवल के ऊपर जो आ गए। अब इसमें से टैक्स कितना बैठा हुआ है? अब आप जब लैंड रजिस्ट्री नहीं बनाएंगे, अच्छा इसके बाद फिर एक और काम है, कंटोनमेंट बोर्ड की सेपरेट है, अस्करी की सेपरेट है, अस्करी 10-11 लो जो भी है, इनकी अस्करी करता है, सर्वर कॉलोनी MEO करता है, मतलब फैल्कन वाले फैल्कन की करते हैं। एक्चुअली दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि इन सारों को रिडंडेंट करो, इनको ख़त्म करो। इन्होंने जो प्लॉट काटे, बेचे, काम उस टाइम पे इन्होंने हैंडओवर कर दिए, ख़त्म। अब वहाँ से ये कमाई ले रहे हैं, गार्बेज उठाने की, सड़कें सीधी करने की। फायर वेरी नाइस, गुड। लेकिन अब ये सारा इसकी रजिस्ट्री अंडर वन अम्ब्रेला आप करें कि एक पंजाब में बॉडी हो। अब बात भी दुरुस्त है कि आप किस तरह, ये मार्केट रेट है, दुनिया में पाकिस्तान बाद बोलते हैं, ये मार्केट रेट है, ये FBR रेट है,
और ये डीसी रेट है। अब ये 3 रेट के दरमियान आप कौन-सी दुनिया में प्रॉपर्टी मार्केट चला सकते हैं? तो आपको चाहिए जो बर्डन है 8 से 10% रजिस्ट्री का प्रॉपर्टीज़ का, स्ट्रेट डाउन उसको अगर आप ये लैंड रजिस्ट्री करते हैं तो 2% कर दें। अभी वो मसला यही है ना, और हमें करना नहीं है क्योंकि जो जो डीएचए वाले हैं मानेंगे नहीं। अब इनको आप कैसे मनवाएँगे? आप कैंटोनमेंट बोर्ड को कैसे मनवाएँगे? आप बैरिया को कैसे मनवाएँगे? आप इन सोसाइटीज़ को कैसे मनवाएँगे? अरे ये मसला नहीं है। मेरे ख्याल में मसला ये है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, दिस इज़ अभी वाज़ बैक लॉन्ग टाइम बैक। 2,002-3 की बात है, आई वाज़ स्टिल यंग, कैप्टन और लेफ्टिनेंट ही था मैं। तो माय फादर वाज़ इन अ गवर्नमेंट जॉब, राइट? उस वक़्त उन्होंने रिटायर हो गए थे मिलिट्री में। एंड आई वेंट टू सी एट दैट टाइम रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर जो मेरे फादर के दोस्त थे। तो मैं बैठा हुआ, मैं फ़ौजी, आपको पता है उस समय टाइम मुशर्रफ की हुकूमत थी और हम बड़े मोटिवेटेड थे कि फ़ौज इस दफ़ा मुल्क को जो है ना सही करके जाएगी। और हम उसी तरह अंकल के पास से बैठा तो मुझे बैठे हुए तो ऐसे उन्होंने भी ऐसे ज़रा मेरे से पूछा कि क्या है? मुझे उन्होंने एक बात की, और वो बात बड़ी बातें की थी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें पता है कि आज भी उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो जद्दा ब्याह पहले जा चुके हैं। तो कहते हैं कि जी कि आज अगर नवाज़ शरीफ का फ़ोन आए तो काम जल्दी हो जाएगा, बजाए इसके कि मुशर्रफ का फ़ोन आए। क्योंकि मुशर्रफ का फ़ोन करके जब वो काम का कहेगा तो उसके लिए ब्यूरोक्रेट ने किताबें खोल दी। ये चीज़ें क्या होना है? तो ब्यूरोक्रेसी हैज़ व्हेन दे डोंट वांट टू डू समथिंग तो दे हैव 1001 रीज़न्स नॉट टू डू इट। दे विल फाइंड वन रीज़न आउट ऑफ इट कि जब हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि ये किताब ये नहीं कहती, वो ये नहीं कहते, ये नहीं। और जब वो करना चाहते हैं तो वो उसका भी एक कहीं न कहीं से उसका भी एक रास्ता उनके पास मौजूद है। इस मुल्क को आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, हम 2-3 कुव्वतें जो है ना, जैसे हम 4 कुव्वतें आप कह लीजिए स्टेट के जो फंक्शंस हैं, एक ब्यूरोक्रेसी है, एक जुडिशरी है, एक पॉलिटिशियंस है और एक फ़ौज है। मैं ये समझता हूँ कि जी कि हम फ़ौज की भी बहुत बातें बुराइयाँ करते हैं, हम पॉलिटिशियंस की भी बहुत बुराइयाँ करते हैं और हम उसको हाइलाइट भी कर देते हैं। हम जुडिशरी भी सामने एक्सपोज़ हो जाती है। एक मेजर एलिमेंट है, देखिए पॉलिटिशियन आता है 4 साल को, उस बेचारे मिनिस्टर को तो ये नहीं पता कि काम कैसे चल रहा है। ये जो फंक्शन हो रही है, मिनिस्ट्री चल रही है, वो तो चला रहा है उसका बेसिकली जो सेक्रेटरी है, जो डीएमजी से है, कोई फॉरेन ऑफिस से जो भी है, वो चला रहा है। मिनिस्टर दे बेचारा एक इज़ मोर लाइक एक्चुअली मेरे ख़्याल में ऑनररी एक होता है कि जनाब आज उसको प्रोटोकॉल मिल गया, दफ्तर मिल गया, उसे कोई 2 चीज़ों पे उसको मुझे बात बता दें, आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं, मुझे बताएँ मिनिस्टर साहब को सेक्रेटरी साहब पेश करेंगे जो डॉक्यूमेंट वो साइन कर देंगे कि नहीं कर में? 80% 90% साइन कर देंगे। मैं ये समझता हूँ कि सर वन ऑफ द मेजर रीज़न्स इज़ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने सिस्टम्स नहीं बनने दिए इस पाकिस्तानियत में। आपकी बात दुरुस्त है बहुत हद तक, लेकिन एक इशू है कि जब हम इस मुल्क के हालात देखते हैं, जो नेशनल पिक्चर है, मेरे एक दोस्त कहते होते थे इंग्लैंड में कि आप अपने आप को अलहदा किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकते जब आप क्राउड में हो। तो मैं इंसानों का कसूर, मैं किसी का कसूर भी नहीं कह रहा। जब आप क्राउड में हो ना, यू कांट गो फॉरवर्ड, यू कांट गो बैकवर्ड, यू कांट गो ऑन द साइडवेज। तो आप ये नहीं कह सकते आई एम नॉट पार्ट ऑफ द क्राउड। अब इस इशू में अगर आप मिनिस्टर ऐसा लगाते हैं जिसकी कोई काबिलियत नहीं है, जो रिसेंटली लोटा बना है और आपके पास आया और आपने से मिनिस्टर लगा दिया है, तो आप सेक्रेटरी को ब्लेम तो नहीं करेंगे कि वो ऐसे नालायक निकम्मे इंसान से जो कल पार्टी बदले, जिसकी अखलाकियात भी नहीं है, वो आके बैठा हुआ है और आपको उसको यस सर कहना पड़ता है। तो आप पहले तो अपनी इंटेग्रिटी की बात करें। दुनिया में हर जगह सबसे पहले इंटेग्रिटी आती है। इसी तरह अब सिविल सर्वेंट में भी आप आते हैं, तो जब आपको पता चलेगा मेरी पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है वो इन पॉलिटिशियंस के रहमो करम पे है, मुझे यहाँ से उठा के वहाँ लगा देंगे, तो आप क्या करेंगे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अमेंड तो देखें ना, अभी अभी अमेंडमेंट हुई है, जजों की अमेंडमेंट हुई है ना। अब इस्लामाबाद के जजेस को उठा के आप बलूचिस्तान में, तुर्बत में लगा दें, कौन-सा जज है जो आपकी मर्ज़ी का फै इनसे देखें ना, प्रॉब्लम ये है ना कि जब हमारे पास हम एम्पावर भी हो जाते हैं तभी हम सही फैसले नहीं करते। जितने भी फैसले होते हैं ना, वो अपनी ज़ात और अपना इक़्तिदार मज़बूत करने के लिए होते हैं। जब ये शिफ्ट होगी पॉलिसी लोगों की फलाह-ओ-बहबूद के लिए, देखें ना 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। बच्चों में वो बीमारियाँ हैं जो दुनिया अब सोचती नहीं है। अभी आपको कोई बंदा कहे यार वो फलाँ बंदा जो था ना, वो पोलियो से मर गया बाहर। आप पाकिस्तानी दुनिया में जाते, तुर्की में, सऊदी अरेबिया में वो मुँह में पहले पोलियो के ड्रॉप डालते हैं। आप दुनिया में दुनिया पता नहीं किधर चली गई है, ये अभी तक
इसी बातों पे आप एक इसी पे ही चले, एक आईनी अमेंडमेंट कर दें जी कि बच्चा पैदा होगा हॉस्पिटल में से बाहर बाद निकलेगा, पहले उसे हम पोलियो के ड्रॉप पिलाएंगे। सो डोंट यू थिंक कि हमें एक ग्रैंड नेशनल रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत? कोई रिकंसिलिएशन की जरूरत ही नहीं। अगर आप देखें ना, मैं इनकी किसकी रिकंसिलिएशन कराए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो तो चलें, इनकी किसकी लेकिन भैया बरदा भी नहीं, लेकिन देखिए जी, आई एम एन एक्सान, राइट, यू आर अ पॉलिटिशियन, हम दोनों इधर बैठे हुए दोस्त हैं। अच्छा, अच्छा तो मैं एक एक पॉइंट रिकॉर्ड पे ले आऊं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। नहीं हो, सॉरी, मैं नहीं हूँ, मेरे मेरे खानदान में मेरे वालिद साहब पॉलिटिक्स में, मैंने सपोर्ट करता हूँ। बहरहाल ये मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं भी उस भी आप फौज में रहे हैं, मैंने कोई पब्लिक ओहदा पब्लिक पोस्ट आज तक नहीं रखी। प्रॉब्लम ये है कि फौज के अंदर बेसिकली ये सर, आई वांट दिस टू बी आवर नेक्स्ट टॉपिक एज वेल, राइट, अभी ये सारे बता रहे हैं खैर। अच्छा ये है कि, और ये बड़ा ज़रूरी है सर, देखिए रिकंसिलिएशन होना बड़ा ज़रूरी है। फौजी अंदर बैठा हुआ उस बेचारे को, एक उसके अंदर वो बंद है, उसको ये लगता है कि जनाब ये पॉलिटिशियन खा गए, ब्यूरोक्रेट खा गए, जंग खा गए, क्योंकि वो खुद खाना चाहता है, उसे कम मिल रहा है। कम मिल रहा है, ये नहीं उसे कम मिल रहा है। बट नहीं सर, मैं बता, जब ये चीखें मारते हैं इन्हें कम मिल रहा है। नीचे आईएमएफ की रिपोर्ट ने बता दिया ना, उसने कहा जितना टैक्स इकट्ठा करते हो खुद ही खा जाते हो, अब तो उसके पास क्या रह गया है। पॉलिटिशियन फिर जाके पूछो, वो नेचुरली, लेकिन मैं बताता हूँ बहुत ज्यादा बहियोबिलिटी आशवक सर। नहीं सर, मैं आपको अच्छा सुन, अजय जी उससे पहले केमन शो में आ रही थी कि जनाब फौज खा गई है, ठीक है जनाब, उससे पहले पीपल्स पार्टी शोर में आ रही थी। अब मानोगे अगर जब जो हुकूमत में आ जाएगा वो देगा फौज अच्छी है, जब हुकूमत से बाहर चलेगा तो वो शोर में आते नहीं, होए होए, या कोच खा गई। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से जुडिशरी को हम वक्तन व वक्तन एक पार्टी बुरा भला कह रही होती है, जुडिशरी जिस साइड पे हक के फैसले करिए तो हद जुडिशरी सच्ची है, जब आप भी खिलाफ फैसले करिए तो जुडिशरी गंदी है। इसी तरह से अच्छा, लेकिन इन सब में ना मैंने एक चीज़ देखी है, इस तमाम मामले में सबसे ज़्यादा आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान, जिसके सर ने ब्यूरोक्रेसी को हाईलाइट किया सर, एक चीज़ कांस्टेंट है, वो ब्यूरोक्रेसी आती है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चली गई, ब्यूरोक्रेसी उधर पे उधर है। पीएम वाले की गवर्नमेंट चली गई, ब्यूरोक्रेसी उधर पे उधर है। वही सेक्रेटरी है, वही लोग हैं डीएमजी में, फॉरेन अफेयर्स में, चीज़ों में, जहाँ पे भी पीएम वाले की गवर्नमेंट आ रही है, ब्यूरोक्रेसी ही है। और फौज आ जाए तब भी ब्यूरोक्रेसी ने ही फौज को चलाना है। मेरे ख्याल में हम एक एलिमेंट ये भूल जाते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमें ब्यूरोक्रेसी को, आपने सुपर आर्टिकल भी लिखा था, सिविल सर्वेंट के क्राइसिस को मैंने लिखा था, लेकिन मैं तो आपको जो आप बात कर रहे हैं ना, तो आप एक कांस्टेंट जो है, देखिए मुझे माफ, सर ये आईएमएफ की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ये जो बात आप कर रहे हैं। जब मुशर्रिफ तो चला गया, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट मुशर्रिफ को बैठ के डिवाइस कह रहे थे वो नहीं गए। सर एक अब इसके ऊपर देख लेना, इसने भी आईएमएफ ने लिखा है। फॉर एग्जांपल आपको एक बात बताता हूँ, एक पाकिस्तान में ना सारे फसाद की जो जड़ है, जो मेरे नज़दीक, वो ठेकेदारी है। ठेकेदारी एक ऐसा नसूर है जो आपको चिपक जाए उतर नहीं सकता। अच्छा, और अगर आप सरकारी ठेकेदार हैं, तो सरकारी ठेकेदार जो है ना, वो 100 रुपए का काम 500 रुपए में करता है। उसके बाद वो कहता है जी मैं तो 15% लगता है, बाकी रिश्वत करप्शन में देता हूँ। हमने सबसे यही स्टोरियां सुनी हुई है ना। अब आईएमएफ ने ये कहा है इस रिपोर्ट में, नहीं कही जो तुम्हारा पीएसडीपी का प्रोजेक्ट है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हमें पता ही नहीं चलता, हमारे घर के बाहर सुबह जो है वो मेट्रो चल पड़ती है, या दफ्तर के बाहर खुदाई होके ऑरेंज लाइन बन जाती है। इमरान खान ने कहा मैंने ये बना देना है, सीबीडी बना देना है, रूडा बना देना है लाहौर में, इन गवर्नमेंट ने कहा हमने ये बना देना है। अंडा कट्टा बकरा मुर्गी उधर था, मोटरसाइकिल पता नहीं, लैपटॉप 17 चीज़ें इधर हैं। ये कौन मशवरे देता है? मैं तो आपको सर ये अब मैं बात कंप्लीट कर लूँ, ये सारे जो फौज है, मुशर्रफ है, उसके भी प्रोजेक्ट थे, इनके भी प्रोजेक्ट हैं, इनसे पहलों के भी प्रोजेक्ट हैं, आने वालों के भी आएंगे। ये जो पीएसडीपी मुल्क के अंदर 14-15 अरब रुपया साल का लगता है, और जिसमें हम खुद कहते हैं जी कि 15% लगता है, बाकी करप्शन हो जाती है। तो आईएमएफ ने भी यही बात की कि ये जो पीएसडीपी है ना, एक तो इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बंद करो, एक नेशनल सर्वे करा लो, जो तुम्हें चाहिए तुम्हारी कौम को वो करवा लो। इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई नहीं, चीजें है कोई नहीं। मैं आपको एक हाल बता लूँ, और लेट्स हैव दिस डिस्कशंस इन द नेक्स्ट फॉर आवर ऑडियंस एज वेल, बिकॉज अभी आज का, और मैं अभी जा रहा हूँ दुबई, या मैं वापस आता हूँ, हम इसके ऊपर करेंगे। वो ये है सर, मेरे ख्याल में जब तक आप एक नेशनल रिकंसिलिएशन प्लान तैयार नहीं करेंगे, जिसमें आप टॉप टेक्नोक्रेट्स उठाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे, उस बॉडी को एम्पावर करेगी कि वो अपनी एक लॉन्ग टर्म 100 साला 50 साला पॉलिसी तैयार करे, जिसमें आपके टॉप के बैरोक्रेट्स भी शामिल हों, आपके टॉप के जजेस जिनकी ईमानदारी के ऊपर कोई शक ना हो,
आपके टॉप के पॉलिटिशियंस, आपके टॉप के एक्सपोजी, एक पूरी एक थिंक टैंक बनाना पड़ेगा जो इस मुल्क को गवर्न करे, बट वो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, ये बड़ी अच्छी सोच है। ये ब्यूरोक्रेट को पता है कि ब्यूरोक्रेट कहाँ पे चोरी कर रहा है, जज को पता है जजेस को कैसे पकड़ना है, फौज को पता है जनरलों को कैसे पकड़ना है, पॉलिटिशियंस को पता है कि पॉलिटिशियंस की क्या। सर आप किसी को ना पकड़े, सब आपने इतना ना पकड़े। मैं पकड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ पॉलिसी मेकिंग। आप आज अपनी जो है ना ये सिंत को दुरुस्त कर ले, पर जो आप बात कह रहे हैं अब ये जितने लोग हम इन लोगों को फॉर एग्जांपल दुनिया में कॉन्सेप्ट है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, पाकिस्तान में कौन पल बना दे, नहीं है ना, देखिए मेरे दोस्त, ये सारे बना दे। मेरे मेरे दोस्त ये मेरी फैमिली भी सब टॉप ब्यूरोक्रेसी के अंदर है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उन बेचारों के भी अपने प्रॉब्लम है, उनको भी बाजू का काम नहीं करने दिया जाता। तो दे आर नॉट ऑल इवल प्रॉब्लम, लेकिन वो तो सिस्टम में खराबी है ना। लेकिन सिस्टम में तभी ठीक होगा ना सर, ये चारों लोग बैठेंगे तो सिस्टम को ठीक करेंगे। और इनकी हमें कोई बॉडी बनानी पड़ेगी और हमें कोई ऐसा निज़ाम बनाना। देखिए वैसे आप आप और मैं कह रहे हैं कि जी सिस्टम ठीक करना है, ज़रूरी है, लेकिन करेगा कौन? हमारे पास कोई न्यूट्रल बॉडी नहीं है कि जो सिस्टम को ठीक करे। पॉलिटिशियन आपस में लड़ना है। बड़ी मुश्किल से लड़ाई खत्म हुई थी। मैं खुद सपोर्टर हूँ, लेकिन ये बात मैं मानता हूँ कि जो नफ़रतें हमने 2018-19 के बाद फैलाई हैं, वो नहीं फैलानी चाहिए थी। ठीक है जनाब, उसकी वजह से हमारी फिर डिवीज़न हुई है सोसाइटी की। ठीक है? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जी कि एक हल और एक सॉल्यूशन आपके लिए भी है कि हम क्यों ना एक ऐसी बॉडी बनाएँ, न्यूट्रल बॉडी, न्यूटन जिस तरह से होता है, और वो हमें गुज़ारिशात दे। उसके ऊपर जो है वो उसको एम्पावर करे कुछ हद तक कि यार वो एटलीस्ट ये रिफ़ॉर्म्स इम्प्लीमेंट करे, जो आईएमएफ चाह रहा है और जो हम चाह रहे हैं। और उन रिफ़ॉर्म्स को फिर बाकी लोग जो है मनो-हम तस्लीम करें, जिसमें फ़ौज भी शामिल हो, सारे पार्लियामेंट भी शामिल हो, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल हो, जुडिशरी भी है। सरदब ये जो आप बात कर रहे हैं ना आप एक ही बात को दूसरे रुख से कर रहे हैं। आईएमएफ जो कह रहा है वो कह रहा है पावर की कंसंट्रेशन और दौलत की जो है ना पहुंच ये मुख्तसर हाथों में ऐसे हो गई है। अब ये री टैक्स का निज़ाम भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ही होता है ना, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होना है? फॉर एग्जांपल अब आपने कहा ये 10 पॉइंट आईएमएफ दिए हैं, 12 दिए हैं, दे दिए। ये 10 पॉइंट फॉर एग्जांपल 2 मुतल्लिक हैं, टैक्स पॉलिसी बना लें इसे और टैक्स कलेक्शन से, आपको दे दिए, इम्प्लीमेंट कर लो। अच्छा इसको आप कंपेयर कर लें चाइना के प्रेसिडेंट शी से, जब ये इक़्तिदार में है 2010 में, इन्होंने 5 बॉडीज़ बनाई, फॉरेन अफेयर्स पे, टैक्स पे, मुल्क के अंदर चीज़ों पे। उन्होंने अपनी सिफारिशात तैयार की 6 महीने में, 15 दिन में उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी। अच्छा आपने कोई नेक काम, सही काम करना है, आपको इम्प्लीमेंट करने में लोगों की राय चाहिए, और जो आपने उल्टे काम करने हैं, टैक्स लगाने हैं, अब 167 एसआरओ जो निकले हैं, ये किसने लगाए हैं? ये कौन लोग हैं? इसके नाम तो पब्लिश होने चाहिए। पार्लियामेंट में सवाल पूछें, कमेटी स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें। नहीं, क्योंकि जब आप सवाल पूछेंगे तो अकाउंटेबिलिटी होगी, किसी को डर होगा। अब सवाल भी कोई नहीं पूछता। मसला ये है कि हमारे सारा निज़ाम ही, पॉलिटिशियंस का निज़ाम भी हम पॉपुलरिज़्म के ऊपर, इंडिविजुअल ताकत वो हर बंदा चाहता है। शख्सियात के ऊपर हर बंदा ताकत चाहता है। सॉरी टू से कि किसी भी पार्टी के अंदर आज पाकिस्तान में, मैं इस बात को नहीं शायद कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जी कि सिर्फ अगर एक डेमोक्रेटिक पार्टी या कुछ हद तक है तो वो जमात इस्लामी है, बाकी किसी पार्टी में तो डेमोक्रेसी भी नहीं। नहीं वो भी नहीं है, तो ये कहने की हद तक हम बातें सुनते हैं, वो भी नहीं है। काफ़ी नहीं है। अगर आप एक चीज़ जो आईएमएफ की बात दुरुस्त है ना, 40 मैं इसकी नहीं देखता पिछले 2 साल 4 साल या इस तरह, मैं इसके 40-50 जो अपनी उम्र है उसके मुताबिक देखता हूँ। हमने इफ्तिखार चौधरी साहब को देखा, उनके लिए बहाली करवाई था, इफ्तिखार चौधरी साहब थे, बहाल हुए, अदालतों का अरूज था, उन्होंने हर इख्तियार अपनी जेब में डाल लिया। उन्होंने कहा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। पार्लियामेंट ने 18वीं तरमीम पास की, इसने कहा नहीं जजों को निकाल दो। 19वीं तरमीम पार्लियामेंट के अंगूठा रखवा कर गर्दन पे उसने पास करवाई। पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर मजबूत हुआ, आर्मी की उससे नहीं बनी। आर्मी मजबूत हुई, सिविलियन सेटअप से नहीं बनी। ब्यूरोक्रेसी मजबूत हुई, उन्होंने बाकियों को चलने नहीं दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो ताकत की, हर बंदे को ताकत का हसूल चाहिए ना, ताकत ताकत ताकत। कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक बीमारी है, ये नहीं जा सकती। ये उसी वक्त जाएगी अगर अपने आप को कानून के ताबे करेंगे और अपने आप को सच बोलने की आदत डालेंगे। पहले सच बोलना पड़ेगा। तो देखे ना, उसी में कैसा सच बोलने पे तो यहाँ पे बोल दी है बोल दिया सब कि स्टेक होल्डर्स सब तरफ से आए और कुछ एक म्यूचुअल, लेकिन ग्रैंड रिकंसिलिएशन की बजाय सर ये मेरे ख्याल में नहीं चल सकता। सेल लेकिन उसका फॉर्म कौन सा हो, उन्हें कौन अपॉइंट करे? फॉर्म पार्लियामेंट ही होगी। बस दुआ ही है ना ये भाई। अब सऊदी अरब आके तो नहीं पाकिस्तान के अंदर ये फॉर्म बना के देगा।
कोई बड़ा बिजनेस अरे ये जो आपकी बात है ना, मैं ये जो आपकी बात है ना, यही मुझे, मैं छोटा होता था, ए लेवल में था, तो मेरी क्लास में एक जर्मन खातून थी, उसने कहा तुम लोगों की मुझे समझ नहीं आती, तुम हर वक्त सोचते रहते हो 11th आवर पे मसीहा आएगा, तुम्हें बचाएगा, मसीहा आएगा। कहते हैं हम भी सोचते थे मसीहा में हिटलर मिल गया। हमें अपने आप को दुरुस्त करना है, चीज़ों को दुरुस्त करना, हर इदारा अपना काम करे, अपनी डोमेन में काम करे, और कानून बने हो, पार्लियामेंट कानून बनाए, और पार्लियामेंट कानून साजी करे, पार्लियामेंट आइन की अमेंडमेंट के ऊपर ही ना लग जाए, कानून साजी करें, सेनेट को रिफॉर्म करें, कौमी असम्बली को रिफॉर्म करें, लोगों का प्रेशर होगा, लोग बोलेंगे, अब तो सब लोग टिकटॉक के ऊपर और इस चीज़ों पे आ गए हैं, कोई बात ही नहीं सुनता। Yes, sir. Thank you very much, Sakib, for लेकिन इस पे थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑल Inshallah Ta'ala will come back again for some more interesting discussions with Sakib Barjees. So stay tuned, guys.